हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बेटा जी, आज हम लोगों को डिस्कस करना है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के 70 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। मैं मनीष शुक्ला इस प्यारे से सेशन में, इस शानदार से सेशन में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास को बिना किसी डिले के स्टार्ट करेंगे। धड़ाधड़ तरीके से हम लोग देखने वाले हैं 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। आइए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब वेरी फास्ट दोगे। जवाब सही होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, लेकिन बहुत फास्ट चलेंगे, है ना। बार बार मैंने आपको कराया है ये टॉपिक और उन्हीं टॉपिक से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं ढेर सारे प्रश्न। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों को आ रहा है तो तुरंत बताइएगा। इसके लिए हो जाएगा क्या सही जवाब? बी फॉर बंगाल। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। गैस का द्रव में परिवर्तित होना कहलाता है। गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसको कब किया जाएगा? जब उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो टेम्परेचर कम होने की स्थिति में कौन सी कंडीशन बनती है? संघनन की अवस्था बनती है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता, उस टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो गया। तो द्रव में बदलना जिस अंक पे, गलनांक। कहां है ऑप्शन भैया? द्रवणांक कह दीजिए या गलनांक कह दीजिए। ए फॉर अफगानिस्तान। अगला प्रश्न। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? इसके लिए सही आंसर जाएगा कौन सा? सी फॉर चाइना। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग जुड़े हुए हैं। एक बार सेशन को जानदार तरीके से शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? क्या वो वाष्पन कहलाती है, विसरण कहलाती है, संघनन या द्रवण? जितने लोगों का जवाब जा रहा है विसरण के लिए, बिल्कुल सही जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? सही जवाब बताएंगे। द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीडितता, ठोस, द्रव और गैस। इसके लिए सही जवाब आप बताएंगे हमें। देखिए, मैंने बार बार उसकी डेफिनेशन के अंदर ही बताया है कि ऐसा कोई भी चीज जिसका अपना द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे यानी कि घनत्व हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो पदार्थ कहलाती है। और इसका सही आंसर जाएगा किसके लिए? ए फॉर अफगानिस्तान के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या इनमें से सही? ये सब के सब ऑप्शन आपके सामने दिए हैं जो कि पदार्थ के गुण के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब कौन सा जाएगा? डी फॉर डायनामाइट। इनमें से सभी वाला आंसर सत्य है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में। जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। क्या कहता है? पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? अगर इस बारे में बात करेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ नहीं बोला पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है तो आप बताएंगे 3, लेकिन बोलेगा कुल कितनी अवस्थाएं हैं तो आप बोलेंगे कितना? 5। पक्का? लेकिन नॉर्मल अगर पूछ लिया पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं हैं या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो जवाब जाएगा किसके लिए? 3 के लिए। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, नॉर्मली पूछ रहा है, तो आप आंसर कौन सा लगाएंगे? ए फॉर अफगानिस्तान। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? नहीं है। घनत्व बिल्कुल है, संपीड्यता है, तरंग दैर्ध्य और विसरण। भैया विसरण के द्वारा ही कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है ना। तो इसका सही आंसर किसके लिए जाएगा? सही आंसर जाएगा इसका सी फॉर चाइना के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? सबसे कम किसको सबसे कम दबाया जा सकता है? क्या वो ठोस है, द्रव है, गैस है या प्लाज्मा है? 4 ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब जाएगा किसके लिए? ए फॉर अफगानिस्तान के लिए। ठोस को ज्यादा दबा नहीं सकते आप। यही तो ठोस की पहचान है। तभी तो बोलता है सब लोहा होनी चाहिए शरीर, स्टील बॉडी होना चाहिए। पक्का?
चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? बिल्कुल, जिसका घनत्व अधिक होगा उसकी संपीड्यता कम होगी। तो कौन सा आंसर जाएगा? ए फॉर अफगानिस्तान अगेन। अगला प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना, इसका जवाब आप मुझे देंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? मैंने 4-5 एग्जाम्पल देकर के इसको याद कराया था। कपूर ठोस पदार्थ है, डायरेक्ट वो गैस में वो बदल जाता है। कौन सी घटना? कौन सी घटना? ऊर्ध्वपातन इसका सही आंसर जाएगा। कौन कौन सी बातें आपको बताई गई थी इसमें आप लोगों को आयोडीन का नाम दिया गया था क्या? बोलो, आयोडीन का नाम बताया गया था क्या? कपूर का नाम बताया गया था क्या? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो? नौसादर के नाम से जानते हो। ये सारा का सारा एग्जाम्पल बनता है किसके लिए? डी फॉर डायनामाइट के लिए, ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडा, ताप में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? मटका में, सुराही में, घड़ा में, गगरी में पानी रखा रहता है, वो ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और उन पोर्स से पानी वाष्पित होता है, उड़ता है, जिससे पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, 100 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में मान कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 100 डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है और केल्विन में जानना है आपको। एक ही काम किया जाता है, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। कितना बनेगा? जल्दी से बताएंगे। 273 इसमें ऐड कर दीजिए आप। 100 में कितना ऐड करना है आपको? 273, तो कितना बन जाएगा? 373। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? बी वाला। इतना लेट लगाओगे, जोड़ना घटाना तुमको तो मास्टर हो जाना चाहिए अब तक, हैं? लगभग 273 होता है, लेकिन जो डाटा एग्जैक्ट होता है 273.15 का होता है, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा कौन सा? बी वाला। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था या इनमें से कोई नहीं? ठोस के अणु एक जगह स्टेबल रहते हैं, द्रव के तनी तनी घूमते हैं, लेकिन गैस वाला कहता है कभी लंदन, कभी दिल्ली, कभी फ्रांसिस्को, मेरा दिल, कभी लंदन, कभी दिल्ली, कभी फ्रांसिस्को, है ना? तो ऐसी स्थिति किसके साथ होती है? गैस के साथ होती है, और इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? सी वाला। अगला प्रश्न, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? बिल्कुल, जब वहां अधिक थी तो यहां क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में द्रव कौन अनिश्चित है? निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, आयतन या द्रव्यमान? आपको पता है कि पानी को जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। लोटा में रखेंगे लोटा के आकार का, गिलास में रखेंगे गिलास के आकार का। तो द्रव के लिए पूछ रहा है, आप आंसर कौन सा मारेंगे? बी वाला। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्की होती है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। जब घनत्व अधिक हो जाएगा ना, वो चीज डूब जाती है, और जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगी। तो क्या बोल रहा है? बर्फ का जल से हल्की है, हल्की है मतलब इसका घनत्व कम होता है। तो ये बात इसका कौन सा जाएगा? सी फॉर चाइना के लिए जाएगा। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ कौन सी है? पता है क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। कहां है? कहां है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? ये वाला आंसर सही जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है? लोहा, हवा, पानी, जल। तुम बताओगे, मुझे इसका आंसर नहीं पता, मुझे इसका आंसर नहीं पता। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था, जो घनत्व होता है वो बराबर होता है किसके? डी बराबर एम बाई भी, यानी द्रव्यमान बटा आयतन के। बोलो पक्की बात है? ये एकांक है और उस समय पे कह रहा है एकांक आयतन पर द्रव्यमान की जानकारी क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? नमक, हया, हया नहीं बेटा, ये हवा है ना? टाइपिंग एरर है, ये हवा है। हाँ, नमक है, हवा है, सोना है या चीनी है? बोलो, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तत्व के बारे में जानना चाहता है। सोना एक क्या है? तत्व है। और इसका प्रतीक क्या जानते हो? इसका प्रतीक क्या जानते हो? AU, पक्की बात है?
अगली बात, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक कितना अंतर है 25 डिग्री, 25 से कम होता है, के मिश्रण को पृथक किया जाता है। भैया एक विधि होती है, इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस से इस विधि को काट दिया गया है, विधियों वाला जो टॉपिक है इसको हटा दिया गया, लेकिन इसका सही आंसर जाएगा कौन सा, प्रभाजी आसवन विधि। कौन सी, प्रभाजी आसवन विधि। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? भैया गर्म कर देंगे तो वो क्या कर जाएगी, उड़ जाएगी, उसका भाप आसवन करा दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोलाइड कौन सा है? चोकर का विलयन, नमक का विलयन, हवा या बादल? बताओ, सब बताओ। इसके लिए सही आंसर कौन सा जाएगा? कोलाइड के लिए पूछ रहा है, बादल क्या है? एक कोलाइड है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता? नौसादर, आयोडीन, गंधक या कपूर? भैया हमने अभी अभी इसका एग्जाम्पल कराया है, जिसमें गंधक का मैंने नाम नहीं लिया। गंधक को ही क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जैसे ही परिवर्तन हो, परिवर्तन का कारण हटाइए, तुरंत वापस अपनी अवस्था गेन कर ले। रबड़ इसे फैलाया और फिर छोड़ दिया, ताकत लगा के फैलाया, ताकत छोड़ दिया, जैसे ही ताकत को छोड़ा रबड़ अपनी स्थिति में आ गया। कौन सा है ऑप्शन? पेड़ का कटना, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग का लगना, नमक का बनना। भैया देखो इसमें सही आंसर कौन सा जाएगा, मैं बता दूं, इसमें जाएगा पेड़ का कटना। क्यों? क्योंकि पेड़ के कटने से उसके भौतिक गुण बदल जाएंगे, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई बदलाव नहीं होगा। वो तब भी लकड़ी था, अब भी लकड़ी है, और 50 साल बाद भी लकड़ी रहेगा। पक्का? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? बार बार कराया है मैंने, बार बार कराया है। कौन सी चीज आएगी अधातु के रूप में जो विद्युत की सुचालक होती है? याद रखेंगे किसका? ग्रेफाइट का नाम। अगला प्रश्न आपके सामने, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है और ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? यानी धातु और अधातु दोनों की पहचान करनी है जो द्रव अवस्था में रहती है। इसका सही आंसर क्या जाएगा भैया? कहीं पे पारा और ब्रोमीन है क्या? पारा और ब्रोमीन है क्या? यही इसका सही आंसर है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है और पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? कॉपर, आयरन, सिल्वर या जर्मेनियम? सिल्वर माने चांदी, आयरन माने लोहा, कॉपर माने तांबा, तीनों धातु है। ऑप्शन कौन सा जाएगा बताओ? ऑप्शन कौन सा जाएगा? इस प्रकार से तीन ऑप्शन को देख के चौथे ऑप्शन को छांटने की विधि एलिमिनेशन मेथड कही जाती है। जब कंपटीशन देगा वहां ही बहुत काम आएगा, लेकिन बाकी तीन के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? 1, 2 या 3? बार बार मैंने कहा कि मुख्य दिया होगा या नॉर्मली आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? हमेशा 3, लेकिन बोल देगा कुल कितनी अवस्थाएं हैं तो कितनी बताओगे? 5। पक्का? बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है भैया? कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा भैया गैस में मैंने कहा था, कभी दिल्ली कभी लंदन कभी फ्रांसिस्को, कभी दिल्ली कभी लंदन कभी फ्रांसिस्को, ये गैस के लिए है। द्रव के लिए क्या है कि कभी गुणौर में, कभी जो है बक्सर में, कभी पटना में, लगी लगी में, लेकिन जो ठोस वाला रहेगा बक्सर में है तो बक्सरे में रहेगा, यानी सबसे कम किस में रहेगा तो वो बन जाएगा किसका? ठोस का। अगला, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर कहते हैं को गर्म करने पर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन की घटना होगी। बोलो राजी खुशी। 470 केल्विन का मान सेल्सियस में क्या होगा? तुरंत इसमें से आप क्या करेंगे? 273.15 घटाएंगे या 273 घटाएंगे, कितना बनेगा? जल्दी से, 10 में से 3 गया 7, लास्ट में 7 आएगा। कौन सा आंसर जा रहा है? मेरे हिसाब से तो ये सही है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे। बोलो जल्दी। 470 में से 273 आपको घटाना है, 197 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। पक्का? चेक कर लो एक बार आप लोग। 10 में से 3 गए 7, यहां कितने बचे? 9, 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए, सॉरी
यहां बचा 6, 6 16 में से 9 गया 9, यहां पे बचा कितना 197, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने के लिए बिना ताप बदले जितनी उष्मा लगती है वह उष्मा क्या कहलाती है? द्रवण की गुप्त उष्मा कहलाती है। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है। मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, बाकी 2 असामान्य अवस्थाएं हैं जो जनरली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सामान्यतः एग्जिस्ट नहीं करती। कौन सी नहीं करती? प्लाज्मा की अवस्था। चलिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ध्यान से पहले देखो, कोई भी चीज होती है पहले प्रश्न को पढ़ा जाता है। क्या बोल रहा है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऐसी ऊष्मा की मात्रा बतानी है आपको जिससे वो गैस में परिवर्तित हो जाए। बात, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम होता है। और उस दाब पर 1 किलोग्राम द्रव, द्रव माने कोई पानी है, कोई दूध है, कोई भी लिक्विड है, उसके द्रवणांक पर जिसपे वो द्रवित हुआ है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कौन सी जाएगी? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बिल्कुल पक्की बात है। हां जी, जो वाष्प में बदलने का काम करेगी वही उसको काम बनाएगी। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? बालू, हवा, बादल या सूर्य का प्रकाश? बादल या सूर्य का प्रकाश? सूर्य का प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसका अपना एक वजन नहीं होता, अपना कोई आयतन नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न, पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? सबसे ज्यादा विसरण किसमें? गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। कौन सा है भैया? सबसे कम ठोस, उसके बाद द्रव और तब गैस। कौन सा इसका सही आंसर बनेगा? इसका सही आंसर कौन सा बनेगा? इसका सही आंसर जा रहा है ए फॉर अफगानिस्तान। और तो कोई नहीं है। चलो आगे है, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? सतह पर। बिल्कुल, आपने देखा होगा जो गढ़ही होती है, गड्ढा होता है, उसके जो ऊपर का पानी होता है वो उड़ता रहता है। उड़ते तो नहीं देखा होगा, लेकिन ऊपर से पानी कम होता है नु? तो सही आंसर किसका जाएगा? सतह पर। ठीक है, अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ क्या है? अत्यधिक ठंडी बर्फ, पहाड़ों पर गिरने वाले बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस ऑक्सीजन? बिल्कुल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार प्रश्न ये आ चुका है। अगला प्रश्न 42 नंबर का, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे बड़ा बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में किन धातु को मिलाया जाता है? तांबा, लोहा, सोडियम या पारा? भैया इसका मेनली जो जाना चाहिए आंसर वो तांबे के रूप में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन है? चलो, दूध का जमना, दूध का जमना मतलब दही का जमना, दही का बहुत खट्टा हो जाना, दूध से मक्खन बनना, दूध से पनीर बनना। अब कौन सा इसका सही आंसर आपको लग रहा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ? भैया दही का खट्टा होना, बहुत खट्टा होना, भाई दही दही है, उसमें खट्टापन चल रहा है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर जाएगा क्या? सही आंसर जाएगा क्या? बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है? वायु, पीतल, तांबा या शरबत? भैया तांबा नहीं है, सॉरी पीतल नहीं है, क्योंकि पीतल मिश्र धातु है, तांबा। इसका सही आंसर जाएगा कॉपर। कॉपर माने होता है तांबा, और तांबा क्या है? एक धातु है और एक तत्व है। और इसमें कौन सा पूछ रहा है? विलयन नहीं है, तो ये विलयन नहीं है, ये एक तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न, चॉक को पीसकर जल में डालने पर या घोलने पर क्या होता है? एक समांगी विलयन मिलेगा, निलंबन मिलेगा, कोलाइडी विलयन मिलेगा। बिल्कुल निलंबन होगा बाबू। क्यों? चॉक को ऐसे घोर के छोड़ देंगे ना तो उसमें घूमता रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या कर जाएगा? बैठ जाएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? सोडा, जल, वायु, सिरका या लकड़ी? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है? जहां से उठा के चेक करें, हर जगह सारे एलिमेंट्स का वैल्यू सेम आना चाहिए। शरबत में कहीं से कोने से भी एक चम्मच उठा के पिएंगे तो चीनी में जो पानी का स्वाद है उतना ही आएगा जितना सरफेस पे पीने से आएगा। ठीक है, इसमें कौन सा है? सोडा, जल, वायु, सिरका या लकड़ी? लकड़ी भैया समांगी मिश्रण हो, सिरका है,
वायु है, वायु में भी, लेकिन हम कह दें इसमें सही में आंसर जाएगा लकड़ी के लिए। लकड़ी में कहीं पे जाइलम होता है, कहीं फ्लोएम होता है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करनी है। विलयन की पहचान करनी, मिट्टी, समुद्री जल, कोयला या वायु। विलयन कौन सा बना रहा है? समुद्री जल बना रहा है। इसमें ढेर सारे क्या हैं? सॉल्ट हैं। अगला प्रश्न, तारक काय पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रक में या केंद्रिका में? ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, और ये कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, सेल यानी कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति संबंधित है उस वैज्ञानिक से जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665, बार बार रटाया है मैंने। ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है किसके साथ? केंद्रक झिल्ली के साथ। सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसका विकास पहले हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, केंद्रक या लाइसोसोम? सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ है भैया माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना, मीसोसोम के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका विकास? ओके अगेन। अगला प्रश्न, प्लास्टिड के प्रकार होते हैं। इनमें सभी प्लास्टिड के प्रकार हैं, सभी। क्लोरोप्लास्ट भी है, एल्यूरोप्लास्ट भी है और अमाइलोप्लास्ट भी है। अगला, प्रोप्लास्टिक रूपांतरित हो सकता है। बहुत ही शुरुआती अवस्था में जो प्लास्टिड होता है उसको प्रोप्लास्टिड कहते हैं, और वो कुछ भी बन सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट। इसलिए इसका सही आंसर जाएगा डी वाला। केंद्रक नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है? कोशिका के विभिन्न कार्यों को, केंद्रिका संश्लेषण को, अनुवांशिकता को, और सभी को, बिल्कुल सभी को करता है, क्योंकि कोशिका का जो केंद्रक होता है उसको कोशिका का ब्रेन के नाम से जाना जाता है। स्तनपायी के रक्त नहीं, लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता? बिल्कुल आप दिमाग में रखेंगे, परिपक्व होने पर। कौन सा इसका सही आंसर जाएगा? परिपक्व होने पर इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा? बिल्कुल वही क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिल्डन और स्वान ने। कई बार रटाया हुआ प्रश्न है। प्रत्येक सजीव कोशिका के निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप में पाया जाता है? निश्चित रूप में राइबोसोम पाया जाता है, उसका आकार फिक्स रहता है, गोलाकार होता है। अगला प्रश्न, अंतःप्रद्रव्यी जालिका निश्चित में किस क्रिया का समन्वय करती है या किस क्रिया को बताती है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका प्रोटीन संश्लेषण है क्या? वसा निर्माण? सभी के लिए। इसका सही आंसर किसका जाएगा? सभी के लिए। निम्न में से किस सजीव की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक है क्या? जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिकाएं, इसमें चलनी कोशिकाएं, जाइलम वाहिनिकाओं में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? जो भी इसमें नाम लिखा हो कोशिका झिल्ली का, वो सही आंसर जाएगा। में वसा का संश्लेषण होता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित कोशिकाओं में से किसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। अगला प्रश्न, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? विसरण की क्रिया के द्वारा, परासरण की क्रिया के द्वारा। विसरण इसका सही आंसर जाएगा। कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कई बार आ चुका ये प्रश्न। और 69 नंबर, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? राइबोसोम। एक बार और, अंतःप्रद्रव्यी जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया का संबंध है? तो ये जाएगा किसके लिए? इनमें सभी के लिए। और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रिक्तिका की झिल्ली कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये जाएगा आंसर किसके लिए? टोनोप्लास्ट के लिए। तो ये रहा आप लोगों का आज का सेशन 70 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिलेंगे अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।